हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो बोलने का तात्पर्य है कि वो काफ़ी पुराना वीडियोस है, तो हम लोग बीच में गैप कर दिए थे ताकि मतलब कुछ इशू आ गया था और हम लोग दूसरे शहर चले गए। इस वजह से जो सामान था बनाने का वीडियोस तो वो सब नहीं था हमारे पास, लेकिन अब हो गया है। और अब हम जहाँ से पीछे छोड़े थे, जिस रास्ते से छोड़े थे उसी रास्ते से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियोस जो हैं उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसके पहले वैदिक पढ़ें, उसके पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ें। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और मौर्य साम्राज्य का आधा से अधिक हिस्सा जो है हम लोग पढ़ चुके थे। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोग को यहाँ मेन रूप से जानकारी दी जाएगी। और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सदस्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य में जो मेन रोल अदा किए हैं उनका नाम कौटिल्य अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखे हैं, और दोनों के बारे में पढ़े हैं। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े हैं हम लोग, उसके बाद कौटिल्य के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार दिए थे वहाँ पे, उसके बाद हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का काल जब ख़त्म होता है तो उसके बाद हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। और बिंदुसार के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन बात बताए थे कि बिंदुसार का पैदा होने का, और बिंदुसार नाम जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, जो कि बताया जाता है कि चंद्रगुप्त से ही रिलेटेड है। तो हम इसको आगे बताएंगे। अभी आपको समरी हम करवा देते हैं कि कहाँ से हम पीछे छोड़े थे और कहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग बढ़िया से, और बिंदुसार को पढ़ते हुए उसके बाद बिंदुसार के बाद हम लोग आए थे अशोक पे। तो अशोक के राजा बनने की कहानी और अशोक का सम्राट बनना, कैसे अशोक एक महान सम्राट बन जाता है, पूरे मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक, सबसे महान योद्धा, जो कि कलिंग को भी जीत लेता है, लेकिन अंत में वो कलिंग पे शासन नहीं करता है क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो इसके बाद हम लोग जो अशोक के बारे में पढ़ रहे थे कि जैसे कि अभी आप किसी भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी के पास या कोई भी छोटा मोटा भी अधिकारी हो, तो उसके पास आपको कोई बात पहुंचाना होता है तो आप जाते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष व्यवस्था लगता है, या कोई आपके जान पहचान में हो तभी आप जाते हैं। लेकिन अशोक एक ऐसा राजा था जिसने कि अपने सारे मंत्री को कह रखा था कि अगर मैं शयन कक्ष में भी हूँ और हमारी प्रजा को कोई दुख हो तो तुम मुझे शयन कक्ष से भी उठा सकते हो, शयन कक्ष में तुम आके हमें सूचित कर सकते हो। तो ऐसा अशोक राजा था, इसलिए अशोक के बारे में अशोक महान लगाया जाता है। सबसे महान शासक था ये मौर्य साम्राज्य का। और इसी के बारे में पढ़े थे। उस समय ना तो कोई व्हाट्सअप था, ना तो कोई टेलीग्राम, कोई किसी प्रकार का सूचना का संदेश नहीं था। तो उस समय अशोक अपनी बातों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए अशोक लेख लिखवाता था, लेख लिखवाता था अशोक, और ये पत्थरों में लिखा गया था। तो अशोक के बारे में 3 प्रकार का शिलालेख मिला जो कि पत्थरों में लिखवाया था। उस समय अशोक इतना महत्वपूर्ण तरीके से अपने शासन व्यवस्था को, अपने साम्राज्य को व्यवस्थित तरीके से सजा रखा था कि पूरे मौर्य साम्राज्य में कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत हो तो वो सीधा वहाँ से बात सीधा सम्राट के पास पहुँचती थी, वो बात बीच में ना रुकती थी। और अशोक ने अपने मंत्रियों को भी कह रखा था कि मैं कहीं भी रहूँ, हमारे लिए प्रजा हमारी संतान है। आप सोच लीजिए, अभी के ज़माने में कोई भी ऐसा सरकार नहीं है जो कि अपनी जनता को, अपनी प्रजा को अपनी संतान के तरीके से पालता है। लेकिन अशोक उस समय एक ऐसा राजा था जो कि ये कह रखा था हमारी प्रजा हमारी संतान है। तो हमारी प्रजा सबसे टॉप प्रायोरिटी में थी, प्रजा के बारे में। प्रजा हमारी संतान है, प्रजा हम पिता हैं, राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होता है। तो जैसे एक माता अपने प्रजा की, एक माता अपने बच्चों की रक्षा करती है, लालन पालन करती है, उसी प्रकार से अशोक बताया था कि उसी प्रकार से हमारी प्रजा भी है और हम उसकी माँ हैं और हमारी प्रजा संतान है। तो संतान की भांति ही उसका सेवा करना है, और हम लोग सेवक हैं ना कि मालिक हैं। मालिक कौन है? तो प्रजा है। अशोक उस समय में, आप सोच रहे हैं कि ये आज से ईसा पूर्व की बात है, 200-250 ईसा पूर्व की बात है। उस समय पे, उस जमाने में
ये इतना महान राजा, इतना महान विचार उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात थी। और अशोक के बारे में कहा जाता है कि कुछ कुछ कहानियाँ अशोक के बारे में इधर उधर है, लेकिन उस कहानियों के बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, ताकि कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अशोक के बारे में हम लेख के बारे में बताए थे, जो कि पिछले वीडियो में था। तो अशोक का जो 14 लेख था, लघु शिलालेख था, शिलालेख, लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख। उसके बाद अशोक गुफाओं को काट करके उसमें बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जगह बनाया था। तो इसमें जो लेख पढ़े थे हम लोग, तो 14 लेख के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और एक एक लेख पे चर्चा करेंगे कि अशोक के जो भी लेख हैं पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मिले हैं। अशोक अपने प्रजा को कितना मानता था, अपने प्रजा के बारे में कितना सोचता था, ये हम लोग देखेंगे, जानेंगे बढ़िया तरीके से। और अब आज के बाद जो है कि वीडियो रुकेगी नहीं, वीडियो कंटिन्यू आएगी। और एक ही सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है, क्योंकि हमारे पास 2-3 लोग और हैं जो कि हमारे साथ जुड़ करके हम लोग मिल करके आपके पास अच्छी कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। और हमें आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप हमारे कंटेंट को पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, जानेंगे। और हम लोग यहाँ अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य जो कि उस टाइम पे सबसे पीक पे थी, मौर्य साम्राज्य, मौर्य से पहले आई थी बहुत सारी साम्राज्य थी, जो कि मौर्य शासन कहाँ करती थी, मगध पे शासन करती थी। और मगध जो था महाजनपद काल में, महाजनपद का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे ही, तो आप महाजनपद काल, जिसको सूत्रकाल कहा जाता है, तो महाजनपद के बारे में भी आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जब महाजनपद आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपको मौर्य साम्राज्य का विशेषता पता चलेगा कि उसके बाद कैसे इसमें इतना तीव्रता से परिवर्तन आता है, कैसे कैसे महाजनपद काल का उदय होता है। सबसे पहले जन होता है, जन से जनपद बनता है। उसके बाद जब जनपद बनता है, जब वही जन बड़ा होता है तो जनपद बनता है, जब जनपद बड़ा होता है तो महाजनपद बनता है। पहले जैसे कि एक गांव होता है, उसके बाद धीरे धीरे गांव में कैसे होता, पहले एक घर बना, 2 घर बना, उसके बाद पूरा गांव बनता, गांव बनते बनते फिर धीरे धीरे ब्लॉक बन जाता, ब्लॉक बनते बनते जिला बन जाता। और उसी प्रकार से जनपद और महाजनपद ये राज्य हो गया। उस टाइम का प्रांत था, इसके अंदर प्रांत रहते थे। तो मगध, ये सब मगध पे शासन करते थे। ये मगध जो है, आपको पता होगा मगध के बारे में। हमारे बिहार में 3 महाजनपद उस टाइम पे थे। महाजनपद काल का वीडियो में आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद, जो कि सबसे पहला है मगध महाजनपद, दूसरा है वज्जी है, जो कि वज्जी, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कि वज्जी जो है सबसे पहला लोकतंत्र है पूरे दुनिया का, इसीलिए वज्जी के, और वैशाली इसकी राजधानी थी। उसी के आधार पर भारत को द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की जननी बोला जाता है भारत को, क्योंकि जिस समय पे दूसरे देश में कहीं जंगल झाड़ पहाड़ था, जहाँ के लोग मांस मछली खाते थे, मांस खा करके, कच्चे मांस खा करके जीवन यापन कर रहे होते थे, उस टाइम पे हमारे पास इतनी उन्नत कला थी, इतने महान लोग थे कि इस बारे में हम लोग सोच पा रहे थे, और इतना बढ़िया एक बेहतरीन प्रशासन चला रहे थे। और इस सब के पीछे एक जो मेन लोग थे, जो मेन मास्टरमाइंड थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार दिए थे। और चाणक्य का बहुत सारा नाम है, जैसे कौटिल्य, इन्हीं को कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है, तो इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को बोला जाता है। तो चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का निर्माण करते हैं। और इससे पहले धनानंद का शासन होता, जो कि बहुत ही अत्याचारी शासक होता था, गरीबों पे इतने सारे कर्ज लाद दिया था वो कि जनता पूरे त्रस्त थी, और उसी का फ़ायदा उठा करके। और एक इसके पीछे एक और कहानी है कि जब चाणक्य को घनानंद जो था वो अपमानित किया था, महापद्म नंद जब अपमानित किया, तब जाकर के उसका बदला लेने के लिए चाणक्य को ढकेल दिया था, धक्का दे दिया था उसके दरबार में ही। तब जाकर के चाणक्य, एक उसकी चुटिया थी, पंडित था तो उसकी चुटिया थी, तो वो चुटिया उसकी खुल गई। उसके बाद वो चाणक्य उसी समय वहाँ पे बोलता है उसके दरबार में कि जब ये चुटिया मैं तब बांधूंगी जब तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी, और ये शपथ लेता है। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से पूरे मगध पे जो भी महापद्म नंद का शासन था, सारे शासन को समाप्त कर देता, और मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डाली जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन
करते हैं तो ये सबसे मौर्य साम्राज्य का उत्थान का समय था, तो इसमें बहुत सारे उत्थान होते। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का शासन आता है। बिंदुसार का नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये सारे बात हम आपको बता रखे हैं पहले से ही, लेकिन ये बिंदुसार के बारे में ये पॉइंट इसलिए बता देते हैं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य को उस टाइम पे चाणक्य जो थे बहुत ही तेज थे। चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य लिखने वाले थे, जो कि अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं समझिएगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, ये राजनीति से संबंधित है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में प्रशासनिक जानकारियाँ यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। अभी भी जो लोग मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बारे में चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिल जाती है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको मेगास्थनीज का इंडिका से भी वर्णन मिलता है, लेकिन चाणक्य के बारे में बताया जाता है कि उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य को, ये बिंदुसार की कहानी आपको बता रहे हैं कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। तो चाणक्य जो है, चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य को एक बिंदु के मात्रे में, इतने मात्रे में इन्हें जहर दिया करते थे। अब बोलेंगे जहर, तो जहर इतना मतलब एक पॉइंट के मात्रा में इनके पर डे जहर दिया जाता था, ताकि इनको अगर कोई भोजन में विष मिला दे तो इनकी मृत्यु ना हो। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे जहर दिया जाता था, तो वो जहर जा करके इनकी पत्नी, एक दिन खाना था तो इनकी पत्नी को लगा कि भाई ये जहर पीते हैं, क्या पीते हैं, इसमें क्या है, इनको मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आया, और जा करके वो जो था गलती से वो पी लिए वो जहर वाला। अब जब वो पी लेते थे, उसी टाइम पे पेट में बिंदुसार पल रहे थे, तो वो गर्भवती थी। अब पी लेते तो उसके बाद जैसे राज्य में पता चलता है तो पूरा हाहाकार मच जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य भी करे तो करे क्या। तो उसी टाइम पे जो चाणक्य थे और जो मंत्री लोग थे वो यही बताते हैं कि भाई अब तो जब जो विष था वो पेट तक पहुंच चुका था, तो जब विष पेट तक पहुंच चुका था तो अब कोई उपाय नहीं था बचने का। तो इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले जो है सीजर का बच्चा, ऑपरेशन करके जो बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले बिंदुसार था। तलवार से पेट को फाड़ा गया, उसके बाद इसको सीजर से इसको निकाला गया, और जब निकालते निकालते बिंदुसार को जो विष था वो एक शरीर पे, एक सर पे थोड़ा सा बिंदु टाइप का इतना फेस पे थोड़ा सा पड़ गया, इसीलिए बिंदु, तो नाम इसका इसीलिए बिंदु से, ये विष का मात्रा था थोड़ा सा, तो इसी बिंदु से ये बिंदुसार इसका नाम रखा गया कि भाई इसके सर पे विष है, तो विष का एक छोटा सा बूंद पड़ा था, तो बिंदु से ही बिंदुसार नाम रख दिया गया। और यही पहला सीजर का बच्चा था ऑपरेशन करके। उसके बाद बिंदुसार बहुत शादियां करते हैं। उसके पास जब एक सुभद्रांगी नाम की, उनके सबसे ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम था उनसे, सुभद्रांगी से अशोक का जन्म होता है। और अशोक, जो कि अशोक महान बनते हैं, अशोक के बारे में पुरानी कहानियाँ भी हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बने थे, और वो 99 भाइयों को काट करके पटना के अगम कुआं में डलवाए थे, और वो अगम कुआं अभी भी है, लेकिन उस बारे में हम जानकारी लेंगे बाद में। कुछ किताबों में बताते हैं, कुछ किताबों में नहीं बताते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा विवादित मामला है, इसलिए इस पर डिस्कस बाद में करेंगे हम। तो अशोक के बारे में हम लोग पढ़े थे, अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जो भी है, अशोक का विजिट होता है जब वो जीतते हैं, उसके बाद 3-4 साल बाद वो राज्याभिषेक दोबारा करवाते हैं। और अशोक महान के लेख के बारे में अब हम लोग यहाँ से आगे की जो वीडियो आएगी अशोक के लेख के बारे में बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।